फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर नर्सिंग एनुअल एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टिप्स फॉर नर्सिंग एनुअल एग्जाम्स। सो जो नर्सिंग के एनुअल एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, चाहे वो जीएनएम नर्सिंग हो या फिर बीएससी नर्सिंग, सो जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं वो एक चैलेंज होता है नर्सिस के लिए। इनमें क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन पेपर एग्जाम जो है वो आता होता है, लेकिन फिर भी उनको ये टिप्स का नहीं पता होता एंड वो एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाते। या तो उनका एग्जाम छूट जाता है, पेपर छूट जाता है, या फिर वो बहुत ज्यादा लेंथी होने के कारण उनसे एग्जाम फुलफिल नहीं हो पाता। तो ये जो टिप्स हैं ये बहुत जरूरी है जाननी, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं जो फर्स्ट ईयर में एग्जाम को देते हैं उनके लिए वो और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे होते हैं एग्जाम में। तो इतना उनको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता नहीं होता एंड इसलिए वो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उनकी रीअपीयर आ जाए। तो रीअपीयर को अवॉइड करने के लिए, ताकि आप एग्जाम्स में क्लियरली पास हो जाएं, ये टिप्स बहुत जरूरी हैं। ये टिप्स आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं नहीं बता रही कि एग्जाम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, ये नहीं मैं बता रही। एग्जाम पेपर में आप बैठे हुए हैं तब आपको ये टिप्स को फॉलो करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप क्या है? शीट मैनेजमेंट। सो शीट मैनेजमेंट फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है। जो आंसर शीट होती है उसको कैसे मैनेज करना है। सो मैंने अपनी डिग्री पीजीआईएमएस रोहतक से ली है। सो मैं रोहतक के जो पीजीआईएमएस यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग मैं पैटर्न बता रही हूँ, लेकिन जो टिप्स हैं वो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे पंजाब की हो, हरियाणा की हो, कोई भी अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी हो, सब में टिप्स सेम रहेंगी। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम में क्लियर होना। सो फर्स्ट जो टिप है वो है शीट मैनेजमेंट। सो क्या होता है, जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं तो क्वेश्चन पेपर आने से पहले, अभी हमें क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता, यूजुअली क्या होता है लाइक 2 और 5 मिनट्स पहले ही हमें आंसर शीट दे दी जाती है। मोस्टली ऐसा होता है, बट इन सम केसेस क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों साथ में दी जाती है। लेकिन कई बार हमें आंसर शीट पहले दी जाती है 5 मिनट्स। इसका हमने बेनिफिट लेना है। सबसे पहले हमने आंसर शीट में अपना रोल नंबर, नेम, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने फुलफिल कर लेनी है। उसके बाद जो हमने ध्यान देना है, हमें जो मेरी यूनिवर्सिटी है जहां से मैंने डिग्री ली है, तो हमें क्या होता था, शीट हमें 40 मिलती थी। 40 मतलब एक शीट में 40 पेजेस होते थे। 40 पेजेस की एक शीट होती थी। मे बी किसी अदर यूनिवर्सिटी में 35 और 45 या फिर 50 पेजेस की भी शीट हो सकती है। जितने भी नंबर की शीट होगी, हमने पहले शीट को काउंट कर लेना है, आंसर शीट को, कि उसमें कितने पेजेस हैं। पेजेस टॉर्न तो नहीं है, कोई पेज फटा तो नहीं हुआ, तो वो हमने पहले चेक कर लेना है रोल नंबर फिल करने से पहले। देन अगर 40 शीट्स हैं तो हम नर्सिस क्या करते हैं कि जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जो प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर आए होते हैं, तो उनको हम देखते आते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर आया था, ऐसे आया था। तो हमें पैटर्न मीन्स यूजुअली पता ही होता है क्वेश्चन पेपर का। तो अगर मान लो कि हमें 5 क्वेश्चंस आते हैं, लाइक एग्जाम में हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम 40 शीट्स को डिवाइड कर लेंगे पहले ही। 5 को अगर 40 से डिवाइड करेंगे तो इट मीन्स 8 पेजेस पर एक क्वेश्चन आना चाहिए। अगर हमें इस चीज का पता होगा तो हम 8 पेजेस से ज्यादा क्वेश्चन को नहीं एक्सटेंड करेंगे, राइट। अगर हमें नहीं पता तो हो सकता है कि हम एक क्वेश्चन को 10 पेजेस में फिल कर दें, 15 पेजेस में फिल कर दें, तो क्या होगा कि बाकी क्वेश्चंस के लिए पेजेस नहीं बचेंगे। ये फ्रेशर्स के लिए एक प्रो टिप है कि आपने जो आंसर शीट है उसको पहले ही डिवाइड कर लेना है कि कितने क्वेश्चंस हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना है। ये तो मैंने बता दिया कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखकर हम डिवाइड कर लेंगे। लाइक 5 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 5 बाय 40 दैट इज 8 शीट्स में हम एक क्वेश्चन लिखेंगे। सपोज आपको अगर क्वेश्चन पेपर आया और उसका पैटर्न डिफरेंट है, सपोज आपको 6 क्वेश्चंस फॉलो करने पड़ गए हैं, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ गए हैं क्वेश्चन पेपर में, या फिर 7 करने पड़ गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लेंगे 40 शीट्स को एंड देन आपने उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन इतने पर्टिकुलर शीट्स में अटेम्प्ट करना है। लाइक आपने जब डिवाइड किया तो 6 शीट्स आई, तो एक क्वेश्चन आपने 6 शीट्स में अटेम्प्ट करना है, उससे ज्यादा शीट्स में आपने अटेम्प्ट नहीं करना, नहीं तो जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए जो पेज है आपके पास वो कम रह जाएंगे।
तो ये आपने थोड़ा सा टाइम जरूर निकालना है, आपको 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट आपको शीट्स की अरेंजमेंट के लिए जरूर निकालना है। नाउ मेरे पास बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का नर्सिंग फाउंडेशन का क्वेश्चन पेपर है, इस टाइम मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगी वो। सो इस क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके ऑप्शंस हैं फर्दर। फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन है ए बी सी। अब इसमें आपने शीट मैनेजमेंट कैसे करनी है, ओवरऑल आपने शीट मैनेजमेंट कर ली कि आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं और आपने जितनी शीट्स थी उससे डिवाइड कर लिया। लाइक आपके पास 40 शीट्स थी तो आपने 8 से डिवाइड कर लिया है। इट मींस एक क्वेश्चन 8 शीट्स पर आना चाहिए, 8 शीट पर एक क्वेश्चन आना चाहिए। अब आपने फर्दर जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे शीट को मैनेज करना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, उसमें ए ऑप्शन कह रहा है डिफाइन नर्सिंग, बी ऑप्शन कह रहा है डिस्कस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नर्सिंग एंड सी ऑप्शन कह रहा है डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ नर्स। नाउ ये डिफरेंट ऑप्शंस हो गए एंड इनके जो मार्क्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। लाइक जो ए ऑप्शन है वो है 2 मार्क्स का, दैट इज डिफाइन नर्सिंग। जो बी है वो है 5 मार्क्स का, दैट इज डिफाइन कॉन्सेप्ट्स ऑफ नर्सिंग। एंड जो सी है वो है 8 मार्क्स का, दैट इज डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ नर्स। नाउ अब यहाँ पर मार्किंग डिफरेंट आ गई, तो हमने 8 शीट में एक क्वेश्चन करना था, 8 शीट्स में हमने 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब इस शीट को भी हमने फर्दर डिवाइड करना है। लाइक 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे 1 शीट पर या फिर 1.5 शीट पर। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे 2 शीट्स पर या फिर 2.5 शीट पर। अब जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये 8 मार्क्स कैरी करना है, हमने इसको ज्यादा शीट्स पर दिखाना है, तो ये हमारा होना चाहिए 4 शीट्स पर, 3.5 या फिर 4 शीट्स पर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर लेना है फर्दर क्वेश्चंस को, जिससे कि और इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है एग्जाम पे। सो दिस इज अ शीट मैनेजमेंट। इस तरह से हमने शीट मैनेजमेंट करनी है। अगर हमारे 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और तीनों जो क्वेश्चंस है वो इक्वल मार्क्स कैरी कर रहे हैं, लाइक ऑप्शन ए 5 मार्क्स का है, ऑप्शन बी 5 मार्क्स का है, ऑप्शन सी भी 5 मार्क्स का है, तो हमने 8 शीट्स को इक्वली डिवाइड कर लेना है। सो ये कॉमन सेंस है, हमें थोड़ा सा टाइम इसके लिए जल्दी से क्विकली निकालना होगा शीट को मैनेज करने के लिए। नाउ सेकेंड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रो टिप है वो है रीड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। अब हमने क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड करना है। लाइक हम सेम क्वेश्चन पेपर लेते हैं नर्सिंग फाउंडेशन का एंड इसमें 6 क्वेश्चंस हमें आए हुए हैं। 6 क्वेश्चंस ओवरऑल हमें एग्जाम में दिए हुए हैं, लेकिन हमें बोला है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। सो हमने सबसे पहले हेडिंग को अच्छे से पढ़ लेना है कि हमें 6 नहीं 5 अटेम्प्ट करने हैं, और कोई भी जो हमें नहीं आता तो वो हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे। या फिर कई बार ऐसे दिया होता है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, आपको सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। या फिर समटाइम्स ऐसे दिया हुआ है फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी देन यू हैव अ चॉइस। ऐसे भी कई क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। तो हमने जो मेन हेडिंग है, मेन नोट है, वो क्लियरली हमने अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद रीड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, देन फर्दर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी ऑप्शंस हैं, देन उसके मार्क्स हैं, तो हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है। समटाइम क्वेश्चन में पूछा होता है, जैसे कि यहाँ पर 6 क्वेश्चन में पूछा है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3, तो दिए कितने हुए हैं ए बी सी डी ई, इतने सारे नोट्स दिए हुए हैं, लेकिन हमने कितने पढ़ने हैं, करने हैं अटेम्प्ट ओनली 3। या फिर 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, तो ये ई बहुत सारी सिचुएशन दी हुई है, सिर्फ 3 सिचुएशन के हमने नोट्स बनाने हैं, रोल निकले हैं। तो इट मीन्स हमने क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि ये क्वेश्चंस कितने मार्क्स की डिमांड कर रहा है और कितने हमने ऑप्शंस फर्दर इसमें अटेम्प्ट करने हैं। सो ये हमने केयरफुली रीड करना है। देन नेक्स्ट आता है मार्क्स मैनेजमेंट। सो मार्क्स मैनेजमेंट कैसे करनी है, सिमिलरली मार्क्स मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है शीट मैनेजमेंट। सो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 3 ऑप्शंस हैं ए बी सी। ए कैरी कर रहा है 2 मार्क्स, बी कैरी कर रहा है 5 मार्क्स, सी कैरी कर रहा है 8 मार्क्स। सो मार्क्स के बेसिस पर हमने क्वेश्चन को लिखना है। आंसर जो है हमारा मार्क्स के बेसिस पर होना चाहिए। लाइक 2 मार्क्स में हमें बोला है लिस्ट करो, लाइक ऑर्गन्स को एनालिस्ट करो डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को एनालिस्ट करना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना, आगे डिटेल में नहीं लिखना।
देन क्या होता है, लाइक हमें 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क में हमें पूछा है किसी चीज के बारे में, सपोज हमें सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में 1 मार्क्स में पूछा है, तो हमने 1 मार्क्स में सलाइवरी ग्लैंड का ओवरव्यू देना है, जस्ट छोटा सा, लाइक 1 शीट में देना है, हमने उसमें डायग्राम नहीं बनाना, फ्लो चार्ट नहीं बनाने। तो 1 मार्क के बेसिस पर हमने देखना है, या फिर मार्क्स के बेसिस पर हमने देखना है कि हमने डायग्राम किस में बनाना है, फ्लो चार्ट्स किस में बनाने हैं, कितना लेंथी करना है क्वेश्चन पेपर को, या फिर आंसर को कितना हमने लेंथी करना है। सो आंसर को लेंथी कितना करना है, सपोज अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ऑप्शन ए, तो 2 मार्क्स के बेसिस पर हमने शीट देखनी है, शीट मैंने मैनेज करवा दी कि 2 मार्क्स में 1 और 1.5 शीट कंज्यूम होगी, तो उसके बेसिस पर हमने मार्क्स को मैनेज करना है। मार्क्स को ध्यान में रखते हुए हमें शीट पर आंसर अपना लिखना है। फोर्थ जो प्रो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है नर्सिंग के एग्जाम्स में, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन पेपर हमारा लेंथी होता है। सो क्वेश्चन पेपर अगर 5 क्वेश्चंस हैं, सो 5 क्वेश्चंस के देन सब हेडिंग्स या फिर सब क्वेश्चंस होते हैं ए बी सी, या फिर कईयों में इससे भी ज्यादा होते हैं ए बी सी डी ई। तो फिर उन क्वेश्चंस में हमें लिखते हुए कई बार एग्जाम बहुत लेंथी हो जाता है, और हमें जो टाइम मिलता है, मेरी यूनिवर्सिटी में जो टाइम मिलता था हमें 3 आवर्स मिलता था, 3 घंटे में हमें 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। और अगर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो प्रॉपर आपके पूरे चांसेस होते हैं कि आपकी रीअपीयर आ जाए, क्योंकि स्पेशली फ्रेशर्स को ये प्रॉब्लम फेस होती है कि उनको ऐसा लगता है कि एग्जाम बहुत लेंथी है, 3 आवर्स में होगा ही नहीं, एंड उनका एग्जाम छूट जाता है एंड रीअपीयर आ जाती है। सो स्पेशली टाइम मैनेजमेंट का हमें ध्यान रखना है। अगर आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपको 3 आवर्स मिले हैं, तो आपको एक क्वेश्चन हार्डली 40 मिनट्स में एक क्वेश्चन खत्म करना है। तो फ्रेशर्स क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में ही, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का, उसमें मैंने देखा है 1 घंटा या फिर कई बार 1.5 घंटा भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन में लगा देते हैं, और ये नॉर्मली हो जाता है, उनको पता भी नहीं लगता कि 1.5 घंटा कब ओवर हो गया, 1.5 आवर कब ओवर हो गया। सो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आपको टाइम शुरू से ही देखकर चलना है, क्विकली शुरू से ही आपको स्पीड पकड़नी है, फास्ट करना है। अगर आप एक ही क्वेश्चन को अगर 1.5 आवर लगाएंगे, तो या फिर 2 आवर्स भी कई बच्चे लगा देते हैं, मैंने इतना देखा है, जो फ्रेशर्स होते हैं उनको पता ही नहीं लगता टाइम का, तो फिर आपका जो बाकी का पेपर है वो पूरे चांसेस है कि छूट जाएगा, आपका पेपर जो है नहीं पूरा हो पाता प्रॉपर टाइम पर। तो आपको शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट लेकर चलना है, हार्डली 40 मिनट्स। वैसे तो आपको कोशिश करनी है कि आप 35 मिनट्स में ही 1 क्वेश्चन को कंप्लीट करें। अगर आपके 6 क्वेश्चन है, 5 नहीं है, तो आपको 30 मिनट्स में कंप्लीट करना ही है 1 क्वेश्चन। तो फिर टाइम मैनेजमेंट आपने शुरू से ही जो है स्पीड बनाकर चलनी है। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन आपने इतना सुंदर बना दिया, फर्स्ट क्वेश्चन आपने बहुत सुंदर बना दिया, उसमें फ्लो चार्ट बना दिए, डायग्राम इतने अच्छे बना दिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे आपने पूरी मेहनत लगा दी और आपका 1.5 घंटा निकल गया, और बाकी क्वेश्चंस आपने इतने लिखे। क्योंकि जब टाइम नहीं रहेगा तो फिर आप क्या करोगे, जल्दी लिखोगे, एक तो राइटिंग गंदी आएगी और इतने लिखोगे। तो आपको टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। शुरू से ही आप क्विकली अपनी स्पीड बनाकर रखें, शुरू से ही आपने 40 मिनट से ज्यादा या फिर 35 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन पर नहीं लगाने। देन हमारा आता है अटेंशन टू क्वेश्चन पेपर पैटर्न। सो पे अटेंशन टू क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, उस पर आपको अटेंशन पे करनी है। जैसे कि फर्स्ट ईयर का एग्जांपल देती हूँ कि फर्स्ट ईयर में हमारे पास आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। सो ये एग्जाम्स इकट्ठे आते हैं, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री का एक में आता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक में आता है। सो अगर एनाटॉमी का सेक्शन है एंड नीचे फिजियोलॉजी का सेक्शन है, वैसे तो क्वेश्चन पेपर पर लिखा होता है ऊपर कि आपको दोनों सेक्शन के लिए सेपरेट शीट मिलेगी। सो ये क्वेश्चन पेपर पर लिखा होता है पहले ही। कुछ यूनिवर्सिटीज का मुझे नहीं पता कि आपको एक ही शीट में अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में दोनों एग्जाम्स के लिए अलग अलग शीट मिलती है, सेपरेट शीट मिलती है। लाइक अगर एनाटॉमी के लिए एक शीट मिलती है 40 उसकी पेजेस की, एंड फिजियोलॉजी के लिए एक शीट मिलती है 40 पेजेस की। हमारी यूनिवर्सिटी में ये होता है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी या फिर न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री की आपने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखना है। पैटर्न क्या है, एनाटॉमी के लिए अलग शीट मिलेगी, फिजियोलॉजी के लिए अलग शीट मिलेगी। तो आपने ये नहीं करना कि एनाटॉमी, या फिर आप जो विजिलेंस है उससे पूछ सकते हैं पहले ही। सो एनाटॉमी में ही फिजियोलॉजी आपने ऐड कर दी, तो क्या होगा कि एनाटॉमी प्रॉपर नहीं आ पाएगी उस क्वेश्चन पेपर में, और फिजियोलॉजी भी आपने उसमें ऐड कर दी
तो प्रॉपर चांसेस है रीअपीयर के, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। तो एनाटॉमी के लिए अलग शीट मिलती है, फिजियोलॉजी के लिए अलग शीट मिलती है। कई विजिलेंस क्या करते हैं कि पहले आपको एनाटॉमी की शीट देते हैं और फिर लाइक 1.5 आवर जब हो जाता है देन आपको फिजियोलॉजी की शीट देते हैं। कई ऐसे भी करते हैं कि 1.5 आवर के लिए आपको एनाटॉमी दी एंड एनाटॉमी की शीट ले ली, देन आपको फिजियोलॉजी की शीट दी। तो कई क्या करते हैं, दोनों ही शीट पहले दे देते हैं एंड इट्स अप टू यू कि आपने कैसे लिखना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपने जरूर ध्यान में रखना है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए अलग शीट मिलेगी, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री के लिए अलग मिलेगी, अगर माइक्रोबायोलॉजी का आ रहा है तो एक ही शीट मिलेगी। तो ये अब आपने सीनियर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि कैसे होता है, अपने टीचर से पूछ सकते हैं पहले क्या पैटर्न होता है, या फिर प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उनका सैंपल फॉलो कर सकते हैं। देन आता है फॉलो प्रीवियस सैंपल क्वेश्चन पेपर। सो जो प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, उसका पैटर्न आप देखें, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि वही पैटर्न फॉलो होता है, यूजुअली रेयर चांसेस है कि पैटर्न अलग आ जाए, तो यही पैटर्न फॉलो होता है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी कि कैसे आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। देन आता है पेपर क्वेश्चन नंबर एंड इन सीरियल ऑर्डर। आपको प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लाइक क्वेश्चन फर्स्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन फर्स्ट का अगर आप ए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको लिखना है वहां पर ए, क्वेश्चन फर्स्ट आंसर ए, तो ये आपको प्रॉपरली लिखना है एंड देन आपको अटेम्प्ट करना है। देन आपका इसका बी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बी लिखोगे प्रॉपरली, देन अटेम्प्ट करना है। तो मैंने कई बच्चों का देखा है कि वो क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स नहीं लिखते, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो जाते हैं, इवन कई क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिखते। सो ये बहुत ज्यादा लॉस होगा, जो आपका वहां पर असेस करेगा, चेकिंग करेगा, उसको बहुत डिफिकल्टी होगी क्वेश्चन ढूंढने में, एंड कई इतना एफर्ट नहीं लगाएंगे कि हम क्वेश्चन ढूंढे कि इसने कौन सा लिखा है, सीधा क्रॉस लगता है। तो आपने क्वेश्चन नंबर और उसकी मार्किंग जरूर लिखनी है कि ये क्वेश्चन नंबर ए है, बी है, सी है। ऑल्सो इन सीरियल ऑर्डर। सीरियल ऑर्डर का क्या मतलब है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं, उसका आपने आंसर नंबर ए लिख दिया, आपको बी नहीं आता तो आपने बी की जगह छोड़ दी, सी लिख दिया और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया, 2nd किया, 3rd किया, अब आपको आंसर बी कहीं से आइडिया हो गया कि ये है, तो आपने 3rd क्वेश्चन के बाद आंसर नंबर बी लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये क्या बैड इंपैक्ट डालता है, जो आपकी चेकिंग करेगा उस पर बैड इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि सीरियल नहीं है कुछ। तो आपको सीरियल में लिखना है, एक सीरीज में लिखना है। तो अगर आपको बी नहीं आता भी तो आप उसकी जगह छोड़ सकते हैं, उसकी स्पेस छोड़कर, देन आप सी अटेम्प्ट करो, ये मैं एडवाइस करूंगी। क्योंकि अगर आपको बी नहीं भी आया लास्ट में, अगर इन केस आपको बी नहीं आता तो आप वहां पर लिख सकते हैं PTO, दैट इज प्लीज टर्न ओवर। तो PTO का क्या मतलब है, प्लीज टर्न ओवर का, कि आगे अभी मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर अभी खत्म नहीं किया मैंने। तो कोशिश करें, बिल्कुल ट्राई करें कि आप सीरीज में लिखें, एक रेगुलरिटी बना के लिखें, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, देन क्वेश्चन नंबर 2, देन 3rd, 4th, तो एक रेगुलरिटी बनाकर रखें। उससे क्या होता है कि बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है जो भी चेकिंग कर रहा है। इन केस वो अगर आपकी मजबूरी है कि आपको कई बार ऐसे हो गया कि सीरीज नहीं बनी, रेगुलरिटी नहीं बनी, आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया, देन आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर अटेम्प्ट करना है तो प्रॉपर नंबर डालना है, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालना है। अगर आपकी सीरीज इरेगुलर है तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर सी। सो ये प्रॉपर आपको ध्यान रखना है। देन आता है फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। सो नर्सिस के एग्जाम में स्पेशली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आंसर शीट को अट्रैक्टिव बनाएं। लाइक अगर आपका क्वेश्चन है एनलिस्ट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, तो आपको एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाना है, प्रॉपर एक सीरीज बनानी है। लाइक अगर आपको बोला है टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, सो अमाइनो एसिड लाइक आपने लिख दिया यहाँ पर, एंड देन आपको फ्लो चार्ट बनाना है, इसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन इसेंशियल। सो ये एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक कुछ भी हो सकता है, ABCD, उसके फर्दर टाइप हो सकते हैं EFGH, ठीक है, सो कुछ भी हो सकता है। सो आपको फ्लो चार्ट जरूर बनाने हैं, जो एग्जाम है उसको अट्रैक्टिव बनाना है। फ्लो चार्ट से क्या होगा कि आपने मेन हेडिंग प्रॉपर्ली दिखा दी एक बार, देन आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, जो चेकिंग कर रहा है उसको एक बार समझ आ जाता है कि स्टूडेंट को आता है एंड उसने प्रॉपर फ्लो चार्ट पहले बनाया हुआ है, तो आपको उसी के बेसिस पर वो अच्छे मार्क्स देता है। सो प्रॉपर फ्लो चार्ट, प्रॉपर डायग्राम अगर नेसेसरी है वहां पर, लाइक 1 मार्क का है तो आपको जरूरी नहीं है, 1.5 का है तो भी जरूरी नहीं होता, अनलेस अगर आपको ये पूछा गया है कि 1 मार्क में डायग्राम ही बनाओ तो आपने बनाना है। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन पूछी गई तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2, 2.5,
3 मार्क्स का है, तो भी आपने डायग्राम अगर आपको आता है क्विकली आपने छोड़ना नहीं है, बना देना है। सो डायग्राम जरूरी है, स्पेशली नर्सिंग में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए डायग्राम जरूरी है। फ्लो चार्ट बहुत जरूरी है, फ्लो चार्ट आपको बनानी ही है। फ्लो चार्ट से क्या होता है, एग्जाम अट्रैक्टिव दिखते हैं आपकी आंसर शीट, प्लस पहले ही जो चेकिंग कर रहा है उसको पता लग जाएगा कि आपको एग्जाम आता है, कि आपने पहले ही हेडिंग मेन एक्सप्लेन वहां पर मेंशन कर दिए फ्लो चार्ट में। देन आता है स्टडी बिफोर एग्जाम। सो नर्सिंग एग्जाम्स में मैं बता रही हूँ, वैसे कहते हैं कि आपको एग्जाम से पहले नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नर्सिंग एग्जाम्स में आपको एग्जाम से पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि अगर मैं 15-20 मिनट्स पहले भी पढ़ रही हूँ एग्जाम के और मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा, तो हो सकता है कि वो आ जाए एग्जाम में। सो मोस्टली मेरे साथ तो ऐसे हुए। तो आपने एग्जाम से पहले जरूर पढ़ना है, पढ़ते ही रहना है। लाइक एक ओवरव्यू जो होता है वो आपने रीडिंग ले लेनी है ऊपर से हेडिंग्स की, ताकि आपको याद रहे एग्जाम में। सिर्फ आपने 5 मिनट्स पहले रेस्ट लेनी है, आराम से बैठ जाना है। अदरवाइज आप मेरे अकॉर्डिंग जरूर पढ़ें एग्जाम से पहले नर्सिंग एग्जाम्स में। नेक्स्ट टिप इज अंडरलाइन इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, सपोज आप डेफिनेशन लिख रहे हैं कोई और आपको लगता है इस डेफिनेशन में यहाँ पर ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने उस चीज को अंडरलाइन कर देना है। सो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी पर्सन देन फर्दर उसको चेक करेगा एग्जाम को, सो जो भी टीचर चेक कर रही होंगी उन पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपने अंडरलाइन कर लेना है इंपॉर्टेंट टर्म्स को, प्लस जो मेन हेडिंग होगा उसको भी अंडरलाइन करना है। सिंगल अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन नहीं अच्छा लगता, सिंगल अंडरलाइन करना है। सो नेक्स्ट टिप इज प्रो टिप है, ये भी आपके जो एग्जाम पेपर है उसको और अट्रैक्टिव बनाता है, अच्छा इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट इज मेक पार्टीशंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन क्वेश्चन। सो आपका एक क्वेश्चन खत्म हो गया है, सपोज आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो खत्म हो गया है, उसके सारे पार्ट्स A B C खत्म हो गए। जब प्रॉपर एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, चाहे उसके जितने भी नोट्स होंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, पार्टीशन लगा देनी है, एक ऐसे अंडरलाइन कर देना है, मीन्स एक लाइन लगा देनी है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर खत्म हो गया, तो आपने कितने भी पेजेस के बाद खत्म हुआ, 8 पेजेस के बाद खत्म हुआ, तो एक डार्क लाइन आपने लगा देनी है, जिससे विजिलेंट को पता लग जाएगा, जो भी आपका एग्जाम चेक करेगा उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। सो ये भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है, दैट इज मेक पार्टीशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन क्वेश्चन। आपने एक पार्टीशन बना दी कि एक क्वेश्चन खत्म हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन के, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का A B C पार्ट है, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन करनी आपको आनी चाहिए। लाइक A आपने लिखा तो देन B लिखो देन C, तो एक सीरीज मेंटेन करके चले अगर हो सकता है तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। अगर आप ऑर्गेनाइज उसको अच्छे से नहीं करेंगे, A आपने कहीं और लिख दिया, C पार्ट आपने कहीं और लिख दिया, B कहीं और लिख दिया, या फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपने पहले लिख दिया और फर्स्ट लास्ट में लिख रहे हैं, तो वो एक बैड इम्पैक्ट डालता है। वो ऐसा लगता है कि आपको आता नहीं था इसलिए आपने लास्ट में लिखा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है। देन आता है PTO ऑन ब्लैंक शीट। अब जैसे मैंने बताया कि आप सीरीज मेंटेन करें, कोशिश करें। लाइक आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता है, लेकिन आपको A आता है उसका, B नहीं आता और C आता है, तो B की आप जगह छोड़ेंगे, आप कुछ पेजेस उसके लिए छोड़ देंगे जो आपने अरेंज किए होंगे। तो जो पेजेस आप छोड़ेंगे उसको आप ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको लास्ट में आपका टाइम ओवर हो गया और तब भी आपको B क्वेश्चन नहीं आया, तो आप वहां पर क्या लिखेंगे, PTO, दैट इज प्लीज टर्न ओवर। इससे क्या होगा, कई बार क्या होता है, लाइक आपने B नहीं लिखा और खाली पेजेस है, तो जो चेक कर रहा है उसको ऐसा हो सकता है कि आगे आपने कुछ लिखा ही नहीं, पेपर खाली है। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पर PTO, दैट इज प्लीज टर्न ओवर, जरूर मेंशन करना है। इट मीन्स कि आपने आगे एग्जाम लिखा हुआ है। और अगर आपके लास्ट में शीट्स बच रही हैं, सपोज आपकी 40 शीट्स में से आपने 35 शीट्स कर दी थी कंप्लीट और आपकी 5 शीट्स रह गई लास्ट में, तो आपने शीट पर लास्ट में क्या करना है, इस तरह से ऐसे क्रॉस लगा देना है। इस तरह से ऐसे एक शीट पर एक ऐसे क्रॉस लाइन लगा देनी है। इट मीन्स आगे आपने कुछ नहीं लिखा हुआ। देन लास्ट टिप है नेवर गिव अप। सो जो भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, हो सकता है कि आपको वो आते हो
वेल एंड गुड, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आता है और टाइम की वजह से आपका पेपर छूट रहा है या फिर शीट्स की वजह से आपका पेपर छूट रहा है, शीट्स प्रॉपर नहीं है आगे क्वेश्चन लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए, तो आपको कभी गिव अप नहीं करना। अगर आपका टाइम छूट रहा है तो भी आप बहुत ज्यादा स्पीड बनाए उस टाइम पे। जैसे एक फनी भी है कि उस टाइम पे पागल होकर आपने लिखना है, स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देनी है एंड आपको लिखना जरूर है, गिव अप नहीं करना। चाहे अगर आपके मान लो 2 क्वेश्चन छूटने हैं तो चाहे आप शॉर्ट लिख दें, कुछ उसके बारे में लिख दें कि आपको इतना पता है, जो मेन चीज है, मेन कंटेंट है वो लिख दें। लाइक मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट ही बना दे, जस्ट उसको एक्सप्लेन ना करें फर्दर। तो फ्लो चार्ट आपने जरूर बना देना है, डायग्राम जरूर बना देना है अगर आपका टाइम कम है तो। या फिर अगर शीट्स कम रह गई हैं तो आपने क्या करना है, जो ऊपर जगह होती है उसमें भी लिखना स्टार्ट कर देना है, तो कंजस्टेड करके लिखना स्टार्ट कर देना है। आगे से आप ध्यान रख सकते हैं कि शीट को अच्छे से मैनेज करें। प्लस अगर आपको नहीं भी आता, अगर आपको आता है तो अलग बात है, अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आता एग्जाम और आपका क्वेश्चन छूट रहा है, आपको नहीं पता इसमें क्या लिखना है, तब भी आपको गिव अप नहीं करना, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखकर जरूर आना है। सो ये एक प्रो टिप है, आपको कभी भी खाली पेपर नहीं छोड़ के आना नर्सिंग एग्जाम्स में, क्योंकि नर्सिंग एग्जाम्स में क्या होता है कि अगर आप कुछ रिलेटेड भी उससे लिखकर आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलते हैं। तो आपने कभी गिव अप नहीं करना। एंड एट द एंड, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। And if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.